नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2020 के सभी दिनों में पूछे गए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के प्रश्न करने वाले हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों करेंगे। आपको सारे क्वेश्चंस एकदम डिटेल में करवाए जाएंगे। आपका जो भी सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम हो उसके लिए समझ लो आपके लिए ऑक्सीजन के बराबर है इस टाइम पे, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए फटाफट करते जाएंगे क्वेश्चंस को। जितने क्वेश्चन होंगे उससे मान लेना कि 1.5 गुना टाइम लूंगा मैक्स टू मैक्स, या उससे 1 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट एवरेज टाइम होगा, ठीक है। आप लोगों की सारी क्वेश्चंस को प्लेबैक स्पीड अगर 2 में समझ सकते हो तो प्लेबैक स्पीड 2, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा 1 भी सेकंड आपका किल ना करूं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सीपीओ 2020 का सारा शॉर्ट पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगा। शिफ्ट वाइज मैंने ऑलरेडी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, फेज 8, आईबी सबके प्रोवाइड कर दिया, टॉपिक वाइज भी सबका प्रोवाइड कर दिया, इवन सीजीएल मेंस का भी। इसका यही बचा हुआ था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सीपीओ के लिए, तो वो करवाने जा रहा हूँ। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर लेना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस और एक्सपेक्टेड सेट वो आते रहेंगे जब तक ये चैनल रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों की परीक्षा है, आप लोगों पे जितना प्रेशर होगा उससे ज़्यादा प्रेशर मुझ पे कि यार कोई टॉपिक छूट ना जाए जो मैं करवाया ना रहूँ, और उससे क्वेश्चन आ जाए और आपसे छूट जाए, ठीक है। तो अगर आपका इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो भी ज्योमेट्री में आएगा वो इससे नहीं होता तो समझ लेना कि मतलब पेपर आउट ऑफ लीग आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने आए, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो आपको बस विश्वास रखना है कि एसएससी में जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं, एक आध प्रश्न होंगे जो अलग टाइप के आएंगे, हर साल वो होता है, लेकिन बाकी 24 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। पहले प्रश्न पे आते हैं ज्योमेट्री के। पहले हम 23 नवंबर वाले करेंगे दोनों से, फिर 24, फिर 25, ठीक है। पहला प्रश्न जो ज्योमेट्री से पूछा गया, कहा गया इन ए ट्राइंगल एबीसी बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी मीट एट ओ बीओसी इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या होगी? कितना आसान सा प्रश्न है। आपको पता है बाइसेक्टर जहां पे मिलता है उसको क्या कहते हैं? इंसेंटर। यानी अगर ये ए है, ये बी है और इसके ये सी है, इसके बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर दोनों ओ पे मिलते हैं, यानी ये पॉइंट, तो बी ओ सी जो होता है वो होता है 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। अब आपको दिया क्या गया? आपको दिया गया बीओसी की वैल्यू, यानी ये 142 दिया गया। 142 में से 90 घटेगा, ये कितना हो जाएगा? 52, यानी ए बाई 2 बराबर 52, यानी ए बराबर आपका हो जाएगा 104 डिग्री। अब मान लो इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर दिया गया होता है, ये और ये मान लो के पे मिलते, एक्सटर्नल बाइसेक्टर यानी इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों मिलते के पे, तो एंगल बी के सी की वैल्यू क्या होगी ये भी समझ लीजिएगा। ये भी, इस पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये होता है 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस 14 है, यानी आर बराबर 14 दिया गया। कर्व्ड सरफेस एरिया 880 है। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए क्या होती है? 2 पाई आर एच, ये बराबर 880 दी गई है आपको। आपसे कहा गया इसका वॉल्यूम क्या होगा? 2 पाई आर एच दिया गया, तो आप क्या काम कर सकते? 2 पाई कितना हो जाएगा? 44/7, पाई को 22/7 लेना है, इंटू आर 14 है, इंटू एच बराबर 880। तो यहाँ से एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 10। एच बराबर 10 हो गया, तो आपसे निकालने को क्या कहा गया? आपसे निकालने को कहा गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुड़े आर स्क्वायर 14 गुड़े 14 गुड़े एच 10। 22 से कटेगा 7 दूनी 14, 44 गुड़े 14 616, और 10 जुड़ जाएगा, मतलब गुड़ा हो जाएगा, तो 6160 आपका आंसर हो जाएगा। 3 फार्मूले जानने थे, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, ये सिलेंडर के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, ये होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, और वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज द सेम एज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर इफ इट्स विड्थ इज 2/3 ऑफ द लेंथ, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान से देखिएगा, कहा गया पेरीमीटर जो स्क्वायर का है वही सेम किसका हो जा रहा है? रेक्टेंगल का हो जा रहा है। और आपको पेरीमीटर स्क्वायर का 40 दे दिया गया, तो 40 अगर स्क्वायर का है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी सेम होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी जो दिया गया है वो कितना है? 40। अब आगे क्या कहा गया? कहा गया इसकी जो विड्थ है वो 2/3 है लेंथ की, यानी कि अगर हम लेंथ को 3a माने तो विड्थ कितनी हो जाएगी? इसकी 2/3 यानी कि 2a, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। यानी आपको 6a स्क्वायर निकालना है तो आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो l और b की जगह पे 3a और 2a पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 2 5a बराबर 40, यानी 10a बराबर 40, यानी a बराबर 4। अभी बराबर 4 हो गया, तो आपका एरिया हो गया 6a स्क्वायर, यानी 6 गुड़े 4 चौको 16, 16 छक्के आपका 96 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज का प्रश्न है, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। कहा कि ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 11%, तो आपका रिजल्टेंट एरिया डिक्रीज क्या होगा?
एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी यहाँ पे इंटू का समय लगा। अगर 11% इसको भी घटाया जाता है, 11% इसको भी घटाया जाता है, यानी ये सक्सेसिव 11% घटेगा क्योंकि गुणे का साइन है। तो 11 का सक्सेसिव आपको पता है, अगर घटाया जाए तो x% और y% का सक्सेसिव जो डिक्रीज होगा यानी डिक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा x + y - xy/100। तो 11 22 में से 1.2 घटेंगे तो यानी कि ये 20.79% आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 24, 26 एंड 10 सेंटीमीटर। एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस सर्किल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाय द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। कहा गया कि एक ट्राइंगल है 24, 10 और 26, 24, 10, 26 ट्रिपलेट बनाते हैं यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। यानी अगर ये 24 है, ये 10 है तो ये 26 है। ठीक है, आपसे कहा गया इसके हर वर्टिसेस पे यानी हर शीर्ष पे एक 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला खींचा गया। ये मान लो गोला 3 खींच दिया गया। तो आपसे कहा गया कि जो ट्रायंगल का वो पार्ट का एरिया क्या होगा जो सर्किल नहीं कवर करते, यानी इस पार्ट का एरिया निकालना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू लंबाई, या मैं ऐसे लिखूँ, इसका साइडेड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। इसमें से देखो कुछ एंगल यहाँ पे हो जाएगा, कुछ एंगल यहाँ पे, कुछ एंगल है, ये ए एंगल है अगर मान लो बन रहा है, यहाँ पे बी एंगल बन रहा है, यहाँ पे सी, यानी वृत्तखंड का ए एंगल यहाँ पे, बी एंगल यहाँ पे, सी एंगल यहाँ पे, यानी तीनों पार्ट को अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी एंगल सेम त्रिज्या वाले वृत्त का बनेगा। और ए प्लस बी प्लस सी 180 अंश होता है, यानी हम कह सकते हैं एक ऐसा अर्धवृत्त मिल जाएगा जिसकी रेडियस 4.2 है। यानी ये वाली एरिया जुड़ेगी, ये वाली एरिया जुड़ेगी और ये वाली एरिया जुड़ेगी, तो ये एक अर्धवृत्त की एरिया हो जाएगी। और पूरे वृत्त की एरिया हाफ मतलब पाई आर स्क्वायर होती है, तो अर्धवृत्त की हो जाएगी हाफ पाई आर स्क्वायर। और इसी में वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ गुड़े लंबाई गुड़े चौड़ाई, आधार गुड़े ऊंचाई, यानी 24 गुड़े 10 यानी कि 240 माइनस से हाफ इंटू पाई को लेना है 22/7 और गुड़े रेडियस कितना 4.2 यानी 4.2 गुड़े 4.2, 2 7 14 0.3 हो जाएगा। यानी आपका ये कितना हो गया 120 माइनस 120 माइनस ये कितना हो जाएगा 22 गुड़े 4.2 गुड़े 3 यानी कि 12.6 1.26 यानी आप 120 माइनस 22 से गुणा करेंगे, 22 छक्के 132, 13, 22 दूना 44, 13 57, हासिल 5, 22 1 22 5 27, घटाएंगे तो आपका 2 8 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 92.88 आपका एरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC, it touches AB, BC and AC, it touches AB, BC and AC at R, P and Q। AQ बराबर दिया गया है, PC बराबर दिया गया है, BR दिया गया है, तो आपको पेरीमीटर ऑफ ABC निकालना। देखिएगा अगर मैं बात करूं इसकी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, इसके अंदर एक सर्कल है, ये इस प्रकार से कहा गया कि ये AB को R पे टच करता है, ठीक है, BC को P पे टच करता है और AC को Q पे टच करता है। ठीक है, अब कहा गया AQ बराबर 3.5 दिया गया। अब AQ अगर 3.5 है तो AR भी 3.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A से 2 स्पर्श रेखाएं अगर किसी वृत्त पे खींची जाए तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी ये 3.5 ये भी हो गया। कहा गया PC बराबर 4.5 है, अगर ये 4.5 है, CP या PC कहें तो CQ भी 4.5 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे कहा गया BR 7 है तो BR 7 है तो BP भी 7 हो जाएगा। अब आपसे पेरीमीटर पूछा गया था, तो आप अगर AB की लंबाई, अब आपको सबकी लंबाई पता चल गई तीनों साइड की, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3.5 दूना 7, 4.5 दूना 9, 7 9 16 हो गया और 14 30, तो आपका पेरीमीटर 30 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 13, यानी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, यानी कि एक भुजा अगर 13 है तो समचतुर्भुज है, सारी भुजाएं 13 हो जाएंगी। कहा गया एक डायगोनल इसका 10 है, यानी कि D1 10 दिया गया है। तो आपसे कहा गया एरिया निकालना। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि कोई रोम्बस अगर है तो उसके, अगर मैं बात करूं साइड और एरिया के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर बराबर होता है, यानी 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर बराबर विकर्ण 1 का स्क्वायर प्लस विकर्ण 2 का स्क्वायर। ऐसे विकर्ण 2 निकाल लो, यानी यहाँ से D2 बराबर हो जाएगा, D2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4A स्क्वायर, यानी ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी D2 बराबर 24 हो गया। अब D2 बराबर 24 हो गया तो आपसे कहा गया एरिया। अब आप ये भी समझिएगा कि अगर किसी रोम्बस के लिए यानी कि समचतुर्भुज के लिए विकर्ण पता हो तो उसकी एरिया होती है हाफ D1 D2, यानी ये हो जाएगा हाफ इंटू D1 10 इंटू D2 24, तो 240 का आधा 120 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 फार्मूले याद रखने थे, एक तो एरिया वाला और एक आपका रिलेशन ये वाला, 4A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर और एरिया बराबर होता है हाफ D1 D2।
ये दोनों फार्मूले अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न पे 2 नंबर लेके चले जाएंगे CGL CHSL में। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन ट्राइंगल ABC BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ड्रॉ करिएगा, एक ट्राइंगल क्या है ABC है, ये B ऊपर कर दीजिएगा ताकि परपेंडिकुलर ड्रा करने में आसानी हो। ये A हो गया, AC हो गया। क्या BD परपेंडिकुलर है AC पे, हमने कह दिया भैया BD परपेंडिकुलर है AC पे, परपेंडिकुलर है यानी ये 90 डिग्री। क्योंकि E एक पॉइंट BC पे इस प्रकार से है कि BEA जो है ये वाला एंगल वो x डिग्री है। E थोड़ा नीचे मानिए, थोड़ा ये E मान लेते हैं यहाँ पे है। BEA जो एंगल है ये वाला एंगल ये आपका x डिग्री है, हमने कह दिया ये x डिग्री है, ठीक है। कहा कि EAC जो है EAC यानी ये वाला एंगल जो है वो 46 डिग्री है। कहा कि EBD EB और D यानी ये वाला एंगल आपका 60 अंश है। तो आपसे कहा गया वैल्यू ऑफ x निकालने, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं ये कितना है 46, ये कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 44। देखो तीनों कोणों का योग 180 अंश, अगर ये 44 है तो ये भी 44 हो गया। अब ट्रायंगल इसको अगर मैं P नामकरण कर दूं तो BPE में आओ, एक कोण 60 है एक कोण 44 है यानी दोनों मिलके 104, तो तीसरा x कितना हो जाएगा 76, यानी x को कितना होना पड़ेगा 76, तभी 180 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, कहा गया PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर O। PA और PB दो जीवाएं हैं, वो स्पर्श रेखाएं हैं जो P बिंदु से खींची गई हैं वृत्त पे A और B बिंदुओं पे। हमने कह दिया ये A है, ये B है, ये P है आपका, ठीक है। कहा गया सेंटर O है, सेंटर O मान लीजिएगा, ठीक है। कहा गया इफ A एंड B आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट APB आपका जो एंगल है वो 128 अंश है, APB आपका 128 अंश है, तो आपको OAB की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा 128। अब मैं आपको एक फार्मूला जनरेट करवा दे रहा हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ इसका, बात करूँ ये 2 थीटा हो, 2 थीटा अगर है तो आप देखिएगा इसको यहाँ से मिला दीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है यानी कि केंद्र से जीवा को स्पर्श रेखा के मिलान बिंदु को मिलाएं तो वो लंबवत होता है, या हम कहें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से मिलाएं तो वो स्पर्श रेखा पे लंब होगी वो वाली त्रिज्या, यानी ये 90 है। आपको पता है 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर इसको ऐसे मिला दे तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप देखिएगा अगर मैं ऐसे मिला दूँ, 1 मिनट, ऐसे मिला दूँ, ठीक है, मतलब कि अगर मैं OAB की बात करूँ तो 90 माइनस थीटा ये वाला हिस्सा है, 90 माइनस थीटा ये वाला हिस्सा, यानी दोनों मिलके 180 माइनस 2 थीटा हो जाएंगे। और 180 माइनस 2 थीटा है, आपको पता है ये और ये दोनों भुजाएं बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों अगर मिलके 180 मतलब ये अकेला कोण 180 माइनस 2 थीटा यानी ये दोनों मिलके 2 थीटा के बराबर होंगे। और आपको पता है दोनों बराबर हैं कोण आपस में, और दोनों मिलके 2 थीटा हैं, तो दोनों कोण थीटा थीटा हो जाएंगे। यानी समझ में आया, ये वाला कोण थीटा हो जाएगा और ये वाला कोण थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से आपने को सीधी बात समझ में आ गई होगी कि अगर APB एंगल 2 थीटा दिया गया हो तो OAB कितना होता है थीटा होता है। यानी कि ये वाला एंगल अगर 2 गुना मतलब 2 थीटा है तो OAB इसका आधा होगा। अब ये 2 थीटा कितना दिया गया है 128 अंश, तो OAB इसका आधा यानी कि 64 अंश हो जाएगा। अब कभी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको ये डेरिवेशन नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 128 है तो ये वाला एंगल इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो आपसे कह दिया जाए भैया कि ये वाला एंगल क्या होगा AOB क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस 2 थीटा, यानी 180 माइनस ये मान लो 64 दे दिया जाता तो ये 180 माइनस 128 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 128, ये कितना हो जाएगा 52 अंश। समझ आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल OAB, ये सीधे फार्मूला नोट कर लेना, फार्मूला है बराबर एंगल APB/2, एंगल APB/2 ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डेराइव भी करवा दिया इसी वजह से। परसेंटेज का प्रश्न है लेकिन फिर भी करेंगे। कहा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19, यानी 100 थी तो अभी कितनी हो गई 81 हो गई। यानी पहले डायगोनल मतलब भुजा कितनी रही होगी 10, अभी कितनी है भुजा 9, यानी पहले डायगोनल कितना रहा होगा 10√2, अभी कितना हो गया 9√2। तो आपसे कहा कि कितने परसेंट की डायगोनल में चेंज आएंगे, तो 10 से 9 हो रहा है, यानी 1 का चेंज 10 पे, यानी 10% का चेंज। देखो ये वाला बताओ, कहा गया कि APB दिया गया 100, वही वाला प्रश्न जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया था। OAB की वैल्यू बताओ। आपने अभी कहा था कि एंगल OAB जो होता है यानी कि केंद्र से अगर ये देखो ये सर्कल है, ये OAB की बात करूँ, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा ये वाली खींची गई है, तो OAB जो होता है वो APB का आधा होता है। तो APB कितना है 100, 100 का आधा 50 अंश। सीधे दूसरी शिफ्ट में सेम फार्मूले पे प्रश्न आ गया, ठीक है। तो ये प्रश्न हमने कर लिया।
ये प्रश्न देखो ट्रेपेजियम से है, यानी समलम चतुर्भुज से। कहा गया 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 27 एंड 13। मैं ट्रेपेजियम बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वहाँ पे बन जाए। कहा गया ये 27 है और ये 13 है, ठीक है। कहा गया इफ द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज 7, यानी कि ये हाइट 7 है, तो आपको एरिया बताना है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम के लिए जो एरिया होती है वो होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 13 और 27 40 इंटू हाइट। हाइट कितनी है 7, यानी कितना हो जाएगा 40 गुणे 7 280 का आधा 140। ये सेंटीमीटर आया है, यानी कि आपको 100 के स्क्वायर से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा मीटर में, यानी हो जाएगा 0.014 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको मीटर स्क्वायर में निकालना था। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये कई बार हम इसमें सिली मिस्टेक कराते हैं। यहाँ पे मीटर स्क्वायर में पूछा गया था, कई लोग 140 मार्क करके आ गए होंगे, जबकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर में पूछा गया था। तो 140 तो आपका आंसर आया, लेकिन वो सीएम स्क्वायर है, आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो आपको यहाँ से कौन सा फार्मूला याद रखना था कि ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज के लिए एरिया होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि समांतर भुजाओं का योग, इंटू उनके बीच की दूरी, यानी हाइट कह सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया। अगले प्रश्न में ये ट्रेपेजियम के लिए होता है। प्रश्न देखो, कहा गया इफ अ व्हील हैज डायमीटर 42 सेंटीमीटर, डायमीटर 42 तो आपको रेडियस सीधे सीधे 21 दिखनी चाहिए, अगर नहीं दिख रही तो आप फिर अंधे हो पढ़ाई के मामले में, है ना। कहा गया देन हाउ फार डज द व्हील गो इन 12 रिवॉल्यूशन, एक बार पहिया कोई चक्कर लगाता है तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है, यानी 2 पाई आर, तो 12 रिवॉल्यूशन लगाएगा, यानी 12 चक्कर लगाएगा, तो 12 गुणे यानी 24 पाई आर, यानी 24 गुणे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणे आर 21, तो 7 से कटेगा 3, ये आपका हो जाएगा 66, या आप 24 गुणे 22 कर लो, 22 चौको 88, 22 दूना 44, 528 हो जाएगा। 528 गुणे 3 करोगे, 5 3 15, यानी 1584। ये सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे, यानी 15.84 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इन मीटर्स कहा गया है। देखो कहा गया इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 66 डिग्री, ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई, द बाइसेक्टर्स ऑफ सी बी डी एंड एंगल बी सी मीट एट ओ, बी ओ सी की वैल्यू बतानी है। देखिएगा प्रश्न का मैंने फार्मूला पहले ही बता रखा है, आपको पता है ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। आपसे कहा गया कि किसके किसके बाइसेक्टर, आपको बताया गया सी बी डी का बाइसेक्टर यानी इसका बाइसेक्टर, और बी सी ई का बाइसेक्टर यानी इसका बाइसेक्टर, ये ओ पे मिलते हैं, बी ओ सी की वैल्यू मैंने पहला प्रश्न करवाते हुए ही आपको बता दिया था कि अगर एंगल बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर हो तो 90 + a/2, और अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो, इसको एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोलेंगे, तो बी ओ सी बराबर हो जाता है 90 - a/2। ए की वैल्यू है 66, उसका आधा 33, यानी कि 90 - 33 यानी कि 57। देख रहे हो अर्ध अंग्रेज को, अर्ध अंग्रेज या अर्ध हिंदी देख रहे हो, 90 - 33, समझ रहे हो। तो ये आपका बी ओ सी कितना हो जाएगा 90 - ये क्यों होता है आपको ये बता दे रहा हूँ मैं। देखो ये आपको पता चल गया कि ये मिलके कितना हो जाएगा, 180 माइनस है, बी और सी मिलकर कितना हो जाएगा 180 माइनस है, या हम कहें ये बी है ये सी है, तो ये 180 माइनस बी 180 माइनस सी हो जाएगा, यानी ये 90 - b/2 हो जाएगा, ये 90 - c/2। ये डेरिवेशन कई बार करवा चुका हूँ, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 माइनस b + c/2 आ जाएगा, ठीक है। 180 माइनस b + c/2 आ जाएगा। अब अगर हम निकालने जाएँ इसको, तो हम इसको 180 में से बी और सी ये वाले एंगल्स को घटाएंगे, तो हो जाएगा 180 - 180 माइनस b + c/2, यानी 180 कट जाएगा, यानी b + c/2 आएगा, और b + c होता है 180 माइनस a, यानी 180 - a/2, 180 में 2 से डिवाइड होगा 90 - a/2, ये फार्मूला आ जाता है। समझ आ गया। तो आपको एक्सटर्नल बाइसेक्टर समझ आ गया। अगर इंटरनल बाइसेक्टर यानी इन सेंटर की बात की जाए तो 90 + a/2 हो जाता है, राइट। प्रश्न देख लो, आसान सा प्रश्न है। कहा गया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज आर पी क्यू के क्या है, ये सिमिलर का ट्राइंगल है, सिमिलरिटी का सिंबल है। और कहा गया एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, यानी इन दोनों के एरियाज का रेशियो 4:9 है। ए बी 3, बी सी 4, ए सी 5, तो आपको पी क्यू की लंबाई बतानी, ध्यान से देखिएगा। कहा गया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर है, यानी अगर सिमिलर है तो हम कह सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई इसकी वाली साइड आर पी, ये बराबर हो जाएगी बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू बराबर ए सी डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पी क्यू। पी क्यू अगर निकालना है तो आपको इस वाली भुजा पे आना पड़ेगा, और आपको पता है कि अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी एरियाज का जो रेशियो होगा, यानी मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर या आर पी क्यू, ये बराबर होगा बी सी बटे पी क्यू के होल स्क्वायर के, क्योंकि जो एरियाज का रेशियो होता है सिमिलर ट्राइंगल्स के, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। यानी यहाँ से बी सी बटे पी क्यू, बी सी कितना है 4 की स्क्वायर 16 बटे पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू आपको निकालना है, बराबर कितना दिया गया है 4/9, यानी 4 से 16 कटेगा 4, यानी पी क्यू स्क्वायर 36, यानी पी क्यू बराबर 6 आपका आंसर हो जाएगा। आपको बस ये समझना पड़ेगा। प्रश्न देखो, कहा गया ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट ए बी इज डायमीटर। कहा गया कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये ए बी सी डी हो गया आपका,
ये ABCD मान लो, ठीक है, ये वाला एंगल। AB डायमीटर है, ठीक है। ADC आपको दिया गया 148 अंश, यानी कि ये 148 अंश है। तो आपसे कौन से एंगल की वैल्यू पूछी गई? BAC की वैल्यू पूछी गई। ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं मिला दूं तो ये वाले एंगल की वैल्यू पूछी गई। आपको पता है कि जो एंगल आपका BCA बन रहा है, ये कैसा एंगल है? ये अर्धवृत्त, यानी कि जो ये आर्क AB पे बन रहा है, ये आर्क AB क्या है? अर्धवृत्त है। और ये जो है AB को आधार मान के ये कोण बनाया गया है। तो आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी द एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्किल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। ये 90 डिग्री हो गया। आपको पता है ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो B और D का योग 180 अंश होगा। अगर D 148 है तो ये आपको 32 होना पड़ेगा। और आपको पता है एक 90 है, एक 32 है। ट्राइंगल BAC में अगर मैं बात करूँ तो ये वाले एंगल को 58 होना पड़ेगा, तभी तीनों मिलके 180 होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था वो ये क्या था? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, पहला कॉन्सेप्ट। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने यानी अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दैट्स ऑल। अगला प्रश्न देखो, मेंसुरेशन का है। कहा कि ये रेक्टेंगल लॉन हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ इज एक्सटेंडेड बाय हैविंग 4 सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑन इट्स साइड्स। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द इंटायर लॉन एट द रेट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर इफ द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन इज 12 मीटर। कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई की दोगुनी, और छोटी साइज 12। देखिएगा, एक मिनट, हाँ देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए। देखो, आपको दिया गया कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? अगर छोटी सी साइज 12 है यानी कि चौड़ाई 12 हो जाएगी, लंबाई 24 और चौड़ाई आपको दी गई है 12। ये आपको ध्यान से देखना है। अब आगे क्या कहा गया? कहा गया कि ये जो रेक्टेंगुलर लॉन था इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं? एक मिनट, रेक्टेंगुलर लॉन थोड़ा सुंदर सा बनाओ, रेक्टेंगल दिखे, ये देखो इस प्रकार से। कहा गया इसके चारों तरफ हम अर्धवृत्त बनाए दे रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं? सेमी सर्कुलर पोर्शन बना रहे हैं। मतलब सेमी सर्कुलर पोर्शन मतलब कि इसको व्यास मान के हर जगह बना रहे हैं, ये वाला। और फिर पूरे पार्ट को, यानी इस पूरे पार्ट को लेबल करना है, कहने का मतलब ये। अब देखो, अगर ये वाला अर्धवृत्त है, ये वाला अर्धवृत्त है, दोनों समान व्यास पे बने हैं, तो ये दोनों मिलके एक वृत्त बना लेंगे। यानी एक तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला बन जाएगा, और इस वृत्त की और इस वृत्त की बात करें तो ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आपको पता है ये इसका व्यास 12 होगा, यानी त्रिज्या 6 हो जाएगी, यानी r बराबर 6 दी गई। और इसका व्यास 24 हो जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या 12 हो जाएगी। यानी इस पूरे एरिया को कवर करना। अब अगर पूरी एरिया निकालनी है, आपको पता है पहले आयत में आते हैं। आयत का लंबाई दी गई 24, चौड़ाई दी गई 12, यानी कि इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? 24 × 12 यानी 288, ठीक है। और इसकी इन दोनों की यानी जो सर्कल्स बन रहे हैं उनका एरिया अगर हम निकालेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ये 22/7 गुड़े आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 12 दूना 144 और 36 180, यानी कि आपका हो गया 22/7 गुड़े 180। यानी आपको कुछ 7 से काट दीजिएगा, 7 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 7 से पहले ना काटिए, पहले 22 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, 18 दूना 36 3 39, यानी 3960। और ये आपका हो जाएगा बटे 7, 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 4 × 46, 7 × 6 = 42 और 4 × 40 7 × 6 = 42, यानी कि 55 7 × 35 से 5 7 7 49, यानी 565.7 हो जाएगा। और 565.7 में 288 ये वाली एरिया है, वृत्त की एरिया वृत्ताकार भाग की 565.7, और इसमें 288 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका? लगभग 8 5 13 6 8 6 14 1 15 5 2 7 1 8, यानी 853.7 के आसपास आपका हो जाएगा। और आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर को रंगने मतलब लेवल करने का खर्चा 100 है, तो इतने को कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर देंगे, यानी 85 2 आना चाहिए, ठीक है, ये 2 आएगा। ये आपका 85 320 आंसर आ जाएगा, 85 320 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? आपको पहले एरिया निकालना है, फिर उसमें 1 मीटर स्क्वायर के खर्चे से गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न फिर मेंसुरेशन से। कहा कि ये 9 सेंटीमीटर सॉलिड मेटेलिक क्यूब एंड ए सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 5 13 31 आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सिंगल क्यूब, व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। देखो, अगर दो चीज़ों को पिघला के एक तीसरी चीज़ बनाई जाती है तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या कांस्टेंट हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि इनका जो वॉल्यूम होगा यानी क्यूब का प्लस क्यूबॉइड का वो बड़े वाले क्यूब के बराबर होगा। अगर मैं बात करूँ छोटा वाला जो क्यूब है उसका मतलब क्यूब जो है उसका साइड है 9, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब, यानी कि 729 प्लस आपको पता है 5 13 और 31 वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूबॉइड का? 5 × 13 × 31, यानी आप कह सकते हैं 5 × 31 155, 155 में 13 से गुणा करेंगे 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 6 71, 13 × 9 13 7 20, ठीक है, 20 15, यानी ये मिलके बनेगा आपका नया वाला, यानी कि अगर उसकी साइड ए माने तो ए का क्यूब। यानी आपका हो गया 9 5 14 2 1 3 1 4, और ये हो जाएगा ये कितना? 2744 हो जाएगा, ठीक है।
2744 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिए ए क्यूब बराबर 2744, यानी अगर आप देखें तो यहाँ से ए बराबर कितना मिल जाएगा 14। ये किसका क्यूब है? देखो 14 गुणे 14 गुणे 14 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 196 गुणे 14 होता है, और 196 गुणे 14 यानी कि 14 का 2 से गुणा करेंगे 2800, इसमें से 14 चौको 56 घटा देंगे तो 2744, यानी ए क्यूब बराबर 2744 है, तो ए बराबर 14, यानी नया वाला जो क्यूब बन रहा है उसकी साइड 14 आ गई। अब अगर साइड 14 आ गई तो आपको पता है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। देखिएगा टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6a² टोटल सरफेस एरिया, यानी हो जाएगा 6 गुणे 14 चौको 14 गुणे 14 196, 6 गुणे 196 करना है, यानी आपको ये पता होना चाहिए 6 गुणे 200 1200 में से 24 घटा देंगे 1176। अगले प्रश्न पे आते हैं। 24 के पहले शिफ्ट के मैथ्स के प्रश्न पे आगे, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के प्रश्न पे आगे कहा कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AB डायमीटर है, आपको ADC की लंबाई मतलब ADC की वैल्यू दी गई, वही वाला कॉन्सेप्ट जो हम कर चुके हैं, मैं फिर से ड्रॉ करके समझा दे रहा हूँ। ये देखो AB डायमीटर है, ये C है, ये D है, ADC आपको दिया गया 118, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा 62, आपको ये एंगल 90 पता है, आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, ये 62 है तो ये आपको पता है 28 हो जाएगा। आपको बस अब ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिक अगर आपको निकालना है तो आप क्या काम करेंगे, 118 जो आएगा यानी आपको ADC जो दिया रहेगा इसको 180 में से घटाएंगे, यानी 180 माइनस ADC करेंगे, ठीक है, और जो 180 माइनस ADC आएगा इसको 90 में से घटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको सीधे क्या काम करना है कि जो ADC दिया रहेगा, यानी एंगल BAC अगर पूछा जाए और AB डायमीटर हो, ADC की वैल्यू तो ये होता है एंगल ADC माइनस 90। ये भी ट्रिक ले लो, अब तुम ट्रिक ही लो, तुम सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक का डेरिवेशन भी देखो, अरे जो हमने किया इसको देखो, डिराइव करोगे तो यही आएगा ADC माइनस 90। अब ट्रिक का डेरिवेशन भी देखो, जाके बता देना जो भी ट्रिक बताते हैं कि अब मार्केट में केवल एक ही ट्रिक चलेगी जिसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो BAC अगर आपको सीधे दिखे 118, आपसे ADC दिखे आपको 118, BAC पूछा जाए 118 में से 90 घटाओ 28 आंसर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैंने ट्रिक नहीं बताई थी, क्योंकि आपको डेरिवेशन ना करवाऊँ तो ट्रिक का क्या फायदा। अब देखो आपको पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम की दी गई, हाइट दे दी गई, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 32 इंटू हाइट यानी कि 6, 16 छक्के 96। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, लेकिन आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है, यानी एक के बाद 4 जीरो से डिवाइड करेंगे, एक के बाद 4 जीरो से डिवाइड करोगे 2 जीरो ऐसे हट जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये 96 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। क्या बताया मैंने कि APB दिया रहे OAB निकालना रहे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे P देखो मैं फिर से थ्योरम तो समझा दे रहा हूँ कि P कोई बाहरी बिंदु है जिससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये वाला कोण अगर 2 थीटा है तो अगर ये O सेंटर है तो OAB यानी ये वाला कोण थीटा हो जाता है। अब अगर ये 2 थीटा यानी APB 130 दिया गया तो OAB की वैल्यू हमेशा, मैंने फार्मूला बता दिया है कि OAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल APB की वैल्यू की बटे 2। अब ये कैसे होता है ये भी आप जानेंगे, और अगर आपको ट्रिक वहाँ पे याद आ जाती है, हालांकि मैं इतना तेज चिल्ला के कान में बोलूँगा कि याद ही हो जानी है, लेकिन अगर नहीं भी याद होती तो आपको बेसिक पता है 10 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा। देख लो ये वाला, हमने कहा था भैया कि 9 सेंटीमीटर वाला और 5, 13, 31 वाला क्यूब मतलब क्यूब और क्यूबॉइड पिघला के एक नया क्यूब बनाया जाता है। कहा गया हाउ मच इट कॉस्ट टू पॉलिश द न्यू क्यूब एट 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने निकाला था कि जो न्यू क्यूब बनता है उसका साइड आता है 14, अभी निकाला था। अब अगर उसकी साइड 14 आ गई, उसको पॉलिश करना है, यानी आप कहेंगे कि उसके टोटल सरफेस एरिया को पॉलिश करेंगे, यानी 6 गुणे 196 करेंगे, यानी आपका 6 गुणे 196 1176 हो जाएगा, और 1176 को 10 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करना है। आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने का 10 रुपये खर्चा आ रहा है, तो 1176 को 11,760 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मतलब इतना कम क्वेश्चन है SSC के पास, बस आप ये मान लो कि अगर आप पढ़ के जा रहे हो अच्छे से प्रीवियस ईयर करके तो आप डेफिनेटली रॉक करके आओगे। अब ये प्रश्न मैं करवाऊँ ना करवाऊँ, स्मॉलर साइड 12 दी गई, ठीक है, आपसे सीधे एरिया पूछा गया, एरिया हमने निकाला था। एरिया आपको निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको पहले 12 गुणे 24 करना है, क्योंकि छोटी साइड 12 है, बड़ी वाली साइड इसकी दूनी है, नहीं ये 12 है तो ये 24 है, 12 गुणे 24 288 ये हो गया था। ये टोटल एरिया हमने जब निकाली थी तो हमारी 853.2 आई थी, आपने देखा होगा। अब वहाँ पे 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपसे पूछा गया था लेबलिंग का खर्चा, यहाँ पे सीधे एरिया ही पूछी गई, हमने करवा ही लिया है, ठीक है।
सेम प्रश्न आपने देखा होगा कि एक ही शिफ्ट के प्रश्न में सेम बेसिस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगली शिफ्ट में पूछ लेते हैं। तो भैया ये मान के चलो कि जो सीपीओ का एग्जाम हुआ इससे भी डिट्टो क्वेश्चन मैंने, आप जाके मेरी सीएचएसएल वाली प्लेलिस्ट देखिएगा और सीजीएल वाली, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इवन मतलब कह सकता हूँ मैं सारी शिफ्ट को मिलाऊँ सीजीएल और सीएचएसएल की, तो 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीजीएल के सीएचएसएल में होंगे, सीएचएसएल के सीजीएल, यानी कॉमन क्वेश्चन होंगे। और सीपीओ वाला सीजीएल सीएचएसएल का मिक्स होता है। देखिएगा क्योंकि एबीसी आरपीक्यू सिमिलर हैं, आपको एबीसी का इसका एरिया का अगर रेशियो 4:9 है तो साइड का 2:3 हो जाएगा। अब अगर ये 2:3 आपको आरपी निकालना है, आरपी कौन सा, ये वाला, तो ये एबी के अनुपात में होगा, यानी एबी बटे आरपी हो जाएगा। आपको आरपी निकालना था तो आरपी बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 एबी, 3/2 गुणे 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 9/2 यानी 4.5 हो जाएगा। देखो ये वाला प्रश्न देख लो, कहा गया कि ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ये क्या है, ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं चिल्ला रहा हूँ कान तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है तो ध्यान देना कि मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप 21 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो आपको प्रीवियस ईयर करना ही करना है। कहा गया बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी, यानी ये वाला और ये वाला बाइसेक्टर मिलता है ओ पे, बी ओ सी आपको 57 दिया गया, ए की वैल्यू मैंने ये फार्मूला बताया कि कोण बी ओ सी कितना होता है, 90 माइनस a/2। अब 90 माइनस a/2 आपको दिया गया 57, यानी कि हम कह सकते हैं a/2 90 माइनस 57 यानी 33, यानी a बराबर हो जाएगा 33 का दूना 66। समझ आ गया, ये देख लो। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि मैं जब करवाता हूँ क्वेश्चन तो इजी लगते हैं, यार मैं क्या करूँ, इसमें मेरा दोष है, मैं करवा रहा हूँ आपको इजी, आपके तो इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, वही क्वेश्चन आप दूसरे टीचर से पढ़ के, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप मुझसे रिलेट कर पाते हो, इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, मैं तो एफर्ट डाल रहा हूँ आपको रिलेट करवाने के लिए। अब आप रिलेट कर जाते हो तो आप कहते हो आप बड़े इजी तरीके से करवा देते हो, इजी लगता है ऐसा वैसा। पता है क्यों, क्योंकि आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही आप पढ़ना चाहते हो, जैसा मैं करा रहा हूँ ऐसे ही आप कर पाते हो, लेकिन आप अलग टीचर्स की ट्रिक में, ऐसी ऐसी ट्रिक्स में फंसे रहते हो और वो आपको समझ आनी नहीं है। अगर समझ भी आ गई तो आप वहाँ पे एग्जाम में अप्लाई डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, 110% नहीं कर पाओगे। आप फिर भी उसी पे काम करते हो, फिर साल भर, फिर लास्ट के 10 दिन आते हो यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने, फिर आप दिक्कत हो जाती है। तो यही मैं कहता हूँ साल भर अगर आपने, अब कुछ लोग नए जुड़ रहे होंगे जो आज देखेंगे, अब आज उनको रियलाइज होगा कि गलत जगह वो फंसे हुए थे, तो यही मैं कहता हूँ कि ये सॉलिड लेड स्फीयर ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इनटू स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सच स्फीयर्स कैन बी मेड। ध्यान से देखिए, 11 सेंटीमीटर रेडियस वाला अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर्स बनाने, 11 सेंटीमीटर वाले को पिघला के 2 सेंटीमीटर रेडियस को बनाना है, कितने बन जाएंगे। अब देखो इसको मैं पहले बेसिक बता दूँ फिर ट्रिक बता दूंगा, काम खत्म। आपको पता है बड़ा वाला अगर मैं बात करूँ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होगा, स्मॉल वाले के लिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा, राइट। मैं अगर कहूँ भैया कि वैल्यू मान लो एन ऐसे बनते हो तो एन लगा दो, एक का अगर वैल्यू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब है तो एन का इतना हो जाए 4/3 पाई 4/3 पाई, यानी कि एन की जो वैल्यू होगी वो r/r³ के बराबर होगी। अब मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि r/r³ की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी। अब r कितना है 11/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5.5 का क्यूब, 5.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30.25, और 30.25 में 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 पंचे 150, यानी ये आपका 166 प्लस होगा, लेकिन 167 नहीं होगा, तो 167 नहीं होगा, यानी 166 बनाए जा सकते हैं। ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे करोगे कि r का क्यूब 1331 बराबर n इंटू आर क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी n से डिवाइड कर लो, यानी कि डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 × 9 8, ये 5 53, 8 6 48, 5 51, 8 6 48, पॉइंट 3 बच रहा है, यानी कि 8 3 24 7 5, यानी जो इंटीजर वैल्यू होगी उतने ही मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं। दैट्स ऑल। देख लो, कहा गया एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ हेक्सागोन इज दिस वन, व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ दिस वन। अब ध्यान से देखिएगा, कहा गया एक हेक्सागोन के फॉर्म में क्या है, फील्ड है, उसको फेंस करना है। फेंस करना हमेशा बाउंड्री के खिलाफ होता है, मतलब बाउंड्री के अराउंड होता है, यानी 6a आपको रेगुलर हेक्सागोन है, यानी इसकी साइड बराबर होगी। आपको पता होगा कि जो रेगुलर हेक्सागोन होती है उसकी एरिया क्या होती है, 6 टाइम्स होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की, यानी √3/4 a² के। ये बराबर दिया गया आपका 1944 √3, √3 कट गया, 6 से काटेंगे, 6 से कटेगा 6 × 18, 6 324 हो जाएगा, यानी a² बराबर हो जाएगा 4 × 1296, ठीक है, यानी 36 × 216, यानी a बराबर 36 हो जाएगा। अब साइड 36 आ गई तो आपसे कहा गया कि कॉस्ट कितना आएगा। आप सबसे पहले पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर हो जाएगा 36 × 6 216, पेरीमीटर अगर 216 है और आपसे कहा गया कि 11.5 पर मीटर फेंसिंग का खर्चा आता है, यानी कि आप फेंसिंग का खर्चा कुल निकालेंगे तो हो जाएगा 216 × 23/2, कितना हो जाएगा 216 × 23/2, तो आप निकाल लो 216 × 23/2 अगर करने जाओगे तो 2 से काटोगे 108 × 23 आएगा, 2300 + 184, यानी 2484 हो जाएगा।
तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला? सीखने को मिला 6 टाइम्स ऑफ √3/4 ए स्क्वायर होता है उसका एरिया, यानी हम कई बार हम कह देते हैं 3√3/2 ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है रेगुलर हेक्सागोन की एरिया जिसकी साइड ए है और पेरीमीटर 6 है। बस इतना समझना है। 24 के सेकंड शिफ्ट के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पे आ गए और ज्योमेट्री के। कहा द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 6√2। कहा गया कि एक ट्राइंगल है जिसका बेस जो है वो पेरीमीटर के बराबर है किसके? स्क्वायर के, जिसका डायगोनल कितना है? 6√2। आपको समझना है 6√2 अगर डायगोनल है तो उसकी साइड 6 होगी, यानी पेरीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 24, यानी कि ट्राइंगल का बेस जो हो गया वो कितना हो गया? 24। अब आपसे कहा गया एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 144, यानी इसकी हाइट जो है वो उस स्क्वायर के साइड के बराबर जिसकी एरिया 144। अगर एरिया 144 तो साइड √144 यानी कि 12। अब इसका पूछा गया एरिया, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 24 × 12 यानी 12 × 12 144 आंसर। मेंसुरेशन का प्रश्न। कहा गया द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर बाई 10 सेंटीमीटर, विड्थ इज लेस बाई 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपने पढ़ता होगा। कहा गया देखो, कहा गया कि जो लेंथ एक स्क्वायर है और रेक्टेंगल यानी कि वर्ग और आयत का जो एरिया है वो बराबर है। ठीक है, एरिया बराबर है यानी कि L × B = A², ये कहा गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल का, ये वर्ग का। क्योंकि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए साइड बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि L जो है वो A + 10 के बराबर है। और कहा गया विड्थ जो है वो A से 5 कम है। बस आप इसी को सॉल्व करो। A + 10 × A - 5 = A², यानी कि आपका हो गया A² + 5A - 50 = A², यानी 5 = 50 यानी A = 10। अब आपसे निकालने को क्या कहा गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ L + B, यानी 2 टाइम्स ऑफ A + 10 + A + 5 यानी 2A + 5, यानी कि आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू 10 आई है तो 2 × 2 = 10 और 5 = 25, यानी कि 2 × 25 = 50 आंसर। राइट। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एंड सी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट पी सी इज अ टेंजेंट टू सर्कल। कहा गया कि कॉर्ड जो ए बी है उसको पी तक बढ़ाया जाता है। ये ए बी है, ए है, बी है, इसको कहाँ तक बढ़ाया जाता है? पी तक बढ़ाया जाता है। और सी कोई बिंदु इस प्रकार से है कि ये जो पी सी है ये आपका क्या मिल जाता है? टेंजेंट मिल जाती है। ठीक है, अच्छा। कहा गया पी सी = 12 दिया गया है, पी सी = 12 दिया गया है। आपसे कहा गया बी पी = 10 है, तो आपसे ए बी की लंबाई पूछी जा सकती है। आपको पता होगा अगर पी सी टेंजेंट हो, पी बी ये छेदक रेखा यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहते हैं कि सेकेंड है यानी कि छेदक रेखा है, तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि पी सी का स्क्वायर यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर बराबर होता है पी बी यानी सेकेंड का बाहरी भाग इंटू पूरे सेकेंड की लंबाई पी है। यानी आप कहेंगे पी सी का स्क्वायर 144 बराबर हो जाएगा पी बी 10 × 10 + x, पूरी लंबाई 10 + 10 से कटेगा 14.4, यानी 10 + x = 14.4, यानी x = 14.4 - 10 यानी 4.4। यही आपका लंबाई ए बी की हो जाएगी। तो आपको जो यहाँ से फार्मूला याद रखना था वो क्या था कि टेंजेंट का स्क्वायर पी सी स्क्वायर बराबर होता है पी बी × पी ए। अच्छा, मैं एक बार फिगर बना के क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। ये पी हो, ये सी हो, ये ए हो, ये बी हो, तो पी ए × पी बी, ये पता होना चाहिए। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्न आते हैं। कहा गया ए 68 अंश है, आई इन सेंटर, बी आई सी की वैल्यू, बी आई सी कितना होता है 90 + A/2 यानी 90 + 32 100, 90 + 34 124। देखो कहा गया द इंटरनल मेजर्स ऑफ ए क्यूबिकल रूम आर विथ लेंथ 12, विड्थ 8 और हाइट 10, यानी कि एक क्यूबिकल रूम है जिसकी लंबाई दी गई है 12, लंबाई में 12 लिख दे रहा हूँ, चौड़ाई आपकी 8 दी गई है और ऊंचाई जो है वो 10 दी गई। ठीक है, कहा गया द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ द रूम एंड आल्सो द सीलिंग ऑफ द रूम इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 25 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर आपको एक रूम को वाइट वॉश करना है, वाइट वॉश मतलब सफ़ेदी करनी है। ठीक है, वो वाला वाइट वॉश नहीं जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, अब देखो वाइट वॉश करना है चारों दीवारों को और इसकी सीलिंग को। 4 दीवारें, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये आगे वाली हो जाएगी और एक पीछे वाली हो जाएगी। यानी आप देख पा रहे होंगे 2 टाइम्स ऑफ L + B × H, ये हो जाएगी दीवारों का क्षेत्रफल। और अगर सीलिंग का क्षेत्रफल पूछे तो ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई यानी LB, यानी इतने को आपको कलर करना है। 2 टाइम्स ऑफ L + B × H और प्लस LB को कवर करना है। ठीक है, कवर नहीं कलर करना है। अब आप एरिया निकाल लो, कितना एरिया को कलर करना है। 2 टाइम्स ऑफ L + B 20 × H 10 और प्लस LB यानी कि 120, 12×8 = 96, यानी ये हो गया 20 धाम में 200 और 2 400 96 हो गया।
और आपको पता है कि 496 को 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रंगना है, यानी गुणे 25 लगा देंगे तो टोटल कॉस्ट 25 को हम लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो गया 496 गुणे 100/4, 4 से कटे गए 124 हो जाएगा, 124 गुणे 100 12,400 हो जाएगा। समझ आ गया? तो आपको बस ये याद रखना था। अगर केवल दीवारों को कलर करने के लिए कहा जाता है 2 टाइम्स ऑफ L+B × H। अगर पूरे पार्ट को कवर करने तो टोटल सरफेस एरिया कवर होता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ नहीं, देखो ये हो जाता है L+B प्लस, अरे यार 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL, ये हो जाता है टोटल एरिया कवर करने कहा जाता है। तो अच्छा, मैं कोई प्रश्न छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, ये ऐसा प्रश्न आपको CHSL CGL सब में मिला होगा। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो पहले लिख लो P और उसका अपोजिट एंगल R, ये दोनों 180 अंश हो जाएंगे। और आपको पता है ये कौन सा हो जाएगा, Q + S कितना हो जाएगा 180, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब आपको ध्यान रखना कि P 4 टाइम्स है R का, P अगर R का 4 टाइम्स है यानी कि 4R + R, 5R = 180, यानी R = 36 हो जाएगा। R = 36 तो P = 144 हो गया। और आगे देखिएगा कहा गया S इज 3 टाइम्स द Q, S अगर 3 टाइम है Q का, यानी S = 3Q है तो Q + 3Q 4Q = 180, यानी Q = 45, यानी S बराबर हो जाएगा इसका 3 गुना 135। तो आपसे कहा गया एवरेज ऑफ Q एंड R, Q और R का एवरेज कितना हो जाएगा, 45 और 36 कितना हो जाएगा 81, 81 का आधा 40.5। अगला प्रश्न देख लो, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 60, राइट ट्रायंगल यानी A+B, एक मिनट, A+B प्लस, ये छोड़ो ऐसे नहीं, कहा गया कि पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60, हाइपोटेन्यूज इज 26, तो आपसे कहा गया एरिया क्या होगा। अब आपको 26 देखते ही ध्यान आ गया कि अगर कर्ण 26 है तो आपको ये 24 और 10 करके देख लेते हैं एक बार। 24, 10 और 26 आपका ट्रिपलेट बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ पे दिया गया राइट एंगल और 26 जैसे हाइपोटेन्यूज दिखा, तैसे आपके मन में आ जाना चाहिए कि भैया एक हाइपोटेन्यूज अगर 26 हो तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 24, 10 और 26। तो आप देख लीजिए पेरीमीटर आ रहा है 60, तो 24, 10 34 और 26 60 बिल्कुल आ गया। तो आपसे एरिया पूछा गया था, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 24 गुणे 10, यानी आधार गुणे ऊंचाई, तो 24 10 240 का आधा है 120। अब कुछ लोग कहेंगे इसको अगर मेथड से करना हो तो कर सकते हो, मेथड से कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मेथड से करना हो आपके दिमाग में नहीं आता तो आप ऐसे करोगे, ये 26 है भैया, तो ये अगर A है ये B है, तो आपको दिया गया A+B + 26 = 60, यानी A+B बराबर आपको दिया गया 34। और आपको एक चीज़ और पता है कि हाइपोटेन्यूज 26 यानी A² + B² = 26 का स्क्वायर 676 है। अब इसका स्क्वायर करना है, यानी A² + B² + 2AB बराबर आपका हो जाएगा 34 का स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर 916 और 2 चौको 8 3 1156, ठीक है। यानी कि ये A² + B² की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 2AB बराबर हो जाएगा 1156 - 676 कर लो, तो आपका कितना हो जाएगा 480 मेरे हिसाब से हो जाएगा, हाँ 480 हो जाएगा। अभी अगर 480 हो गया यानी AB बराबर हो जाएगा 240। अब AB बराबर 240, आपको पता है एरिया होता है हाफ AB, यानी कि 240 का आधा 120। तो जैसे करना चाहो कर सकते। देखो ये भी प्रश्न देख लो, कहा गया त्रिभुज ABC में D मीडियन है A से BC पे, ये कहा गया D मीडियन है A से BC पे, ये A है, ये B है, ये C है, D मीडियन है, राइट। कहा गया कि AB बराबर 6 है, AC बराबर 8 है, BC बराबर 10 है, ये 10 है। तो आपसे कहा गया लेंथ ऑफ मीडियन ED बताओ। अब ये कितना आसान सा प्रश्न है। देखो 6 8 10 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो आपको तीनों भुजाएं अगर दे दी गई हैं तो सबसे पहले तो आप बना लो 6 8 10। देखो BC 10 है, यानी कि ये विकर्ण होगा, BC हो गया, ये A हो गया। ये आपको AB बराबर कितना दिया गया 6, AC बराबर दिया गया 8, BC बराबर 10 दिया गया। अब अगर ये कहा गया कि मीडियन AD है तो कर्ण की जो मीडियन होगी वो आपको ये पता होनी चाहिए कि कर्ण की जो मीडियन होती, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, कर्ण की जो मीडियन होगी ये इसको बराबर भागों में विभाजित करेगी और जिस बिंदु पे ये काटेगी वो इसका सरकम सेंटर होगा। यानी जिस बिंदु पे मीडियन मिलती है उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। लेकिन सरकम सेंटर अगर ये मीडियन इस पर D पॉइंट पे मिलती हैं, यानी आपको ये समझना है बेसिकली कि अगर AD मीडियन है और BC उसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है, अगर AD मीडियन है और BC कर्ण है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो AD होगी ये सरकम रेडियस के बराबर होगी। और सरकम रेडियस जो होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, सरकम रेडियस कितनी होती है, सरकम रेडियस आपकी किसके लिए, सरकम रेडियस आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज बाई 2 होती है, यानी कि 10/2 यानी कि 5 हो जाए। क्यों, क्योंकि आप देखिए अगर मैं इसको, ये मिड पॉइंट है तो यानी ये बराबर हो गया, सरकम सेंटर हो जाएगा। सरकम सेंटर तीनों बिंदुओं से होकर जाना चाहिए। अब देखो सरकम सेंटर अगर है तो सरकम सर्कल तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। तो आपको पता है अगर ये 5 है, ये 5 है, यहाँ से ये देखो केंद्र से इसको मिला रहा है तो ये भी 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये पाथ से रिलेटेड है, क्योंकि ये 64 सेंटीमीटर वाइड पाथ इज मेड अराउंड अ सर्कुलर गार्डन हैविंग अ डायमीटर ऑफ 10 मीटर्स, राइट। कहा गया कि एक
ये गार्डन है मान लो, इसके चारों तरफ 64 सेंटीमीटर चौड़ा पाथ बनाया गया। ये इस प्रकार से कुछ होगा। ये देखो, ये आपको दिया गया, इसका डायमीटर 10 है यानी कि रेडियस 5 हो जाएगी। इसके चारों तरफ ये वाला जो पाथ बनाया गया 0.64 का, यानी आउटर रेडियस आपका हो जाएगी 5.64। अब आपको मैं यहाँ पे फार्मूला बता दे रहा हूँ। आपको पता होगा कि जो पाथ की एरिया होगी यानी एरिया ऑफ पाथ होगा जो, वो होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर यानी बाहरी त्रिज्या माइनस इंटरनल रेडियस का होल स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर कितनी है 5.64, इसकी वैल्यू है 5। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर मुझे 20 के करीब लग रहा है। आप ये 10 क्यों आया है ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ पाथ होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बस ये पता होना चाहिए। आ गए हैं 25 के पहले शिफ्ट के पेपर पे। कहा गया सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, इट टचेज ए बी बी सी एंड ए सी एट पॉइंट दिस वन ए क्यू बराबर इतना, पी सी बराबर इतना, बी आर बराबर इतना, पेरीमीटर निकाल। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने ये प्रश्न करवाया है, आपको पता है ये ट्राइंगल है, इसको ए बी सी मान लो, ये कुछ टच करता है ए बी को आर पे, ये पी पे, ये क्यू पे, ठीक है। अब आपको ए आर की लंबाई दी गई यानी ए क्यू की लंबाई पता चल गई, या ए क्यू की दी जाएगी, इसकी बराबर होगी, इसकी। आपको इन तीनों में से चाहे इसकी दी गई हो, इसकी दी गई हो और इसकी दी गई हो, या इसकी मतलब किन्हीं तीनों की दी जाएगी। और आपको अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, ए क्यू, पी सी और बी आर, बेसिकली यही करना होता है। इन तीनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दो, 3 और 2.7 5.7 और 2 7.7 और 0.6 8.3 ये हो जाएगा, और इसका दूना कर दो तो यही पेरीमीटर हो जाएगा। हालांकि आप देख लीजिएगा कि सही चीज़ें दी गई हैं या नहीं, कुछ निकालना तो नहीं है, हालांकि यही करना होता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये लंबाई इसके बराबर, ये लंबाई इसके बराबर, ये लंबाई इसके बराबर होती है। देखो कहा गया बेस रेडियस 14 है, वॉल्यूम 6160 है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है 2πr/h। ये हमने किया है अगर याद हो आपको तो। आपको रेडियस दी गई है 14, रेडियस 14 हो गई। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 14 × h बराबर आपको ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम दिया गया है 6160 यानी कि आपको πr² ऐसे दिया गया यानी 22/7 × r² 14 × 14 × h, ये बराबर 6160 दिया गया। 7 से कटेगा 2, 22 दूना 44 चौको ये हो जाएगा 10 हो जाएगा h की वैल्यू। h बराबर 10 हो गया तो यहाँ पे h की जगह पे 10 पुट कर देंगे यानी 7 दूनी 14, ये 22 चौको 88 और हम में 880 आंसर आ जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h होती है, वॉल्यूम πr² होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr × h+r होता है, दैट्स ऑल। BOC दिया गया ए की वैल्यू, आपको क्या करना है, अगर इंटरनल बाइसेक्टर है इसमें से 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा 44, उसका दूना कर देना, ए की वैल्यू आ जाएगी यानी 88 ए की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि इन सेंटर अगर ओ हो तो BOC कितना होता है 90 + a/2। ये देखो वही प्रश्न है ना, आपसे कहा गया था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन कवर्ड बाय 3 सेक्शंस। अब कवर्ड बाय 3 सेक्शंस निकालना है, वहाँ पे क्या निकालना था जो नहीं कवर्ड है, यहाँ पे कवर्ड बाय निकालना है यानी आपको हाफ πr² निकालना है। अब अगर हाफ πr² निकालना है यानी हाफ इंटू पाई 22/7 × r² 4.2 × 4.2 यानी आपको यही निकालना है। 7 दूनी 14, ये 0.3 हो जाएगा। 22 × 66 या 22 का इसमें गुणा कर लो, 22 × 126 यानी 22 × 1.26 कर लेंगे। 22 से गुणा करेंगे 22 × 132, हासिल आएगी 13, 22 दूना 44 13 57 और 22 × 22 5 27 यानी 27.72। आपको पता है ना मैंने बताया था क्या, ये देखो ये आपका वृत्त होता है, यहाँ पे अगर ड्रा किया जाएगा एक वृत्त, यहाँ पे एक ड्रा किया जाएगा, यहाँ पे एक ड्रा किया जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पे एक वृत्त सेगमेंट ये वाला बनेगा जिसका एंगल ये मान लो C है, ये वाला बनेगा, ये वाला वृत्त सेगमेंट बनेगा जिसका एंगल मान लो एंगल A है, और ये वाला वृत्त सेगमेंट बनेगा जिसका एंगल मान लो B है। यानी आपको A एंगल यहाँ पे बन रहा है, B एंगल यहाँ पे, AC एंगल, यानी तीनों वृत्त सेगमेंट के अगर एंगल्स की बात करें तो A + B + C हो जाएगा, और A + B + C 180 अंश होता है। यानी कि हम कहेंगे कि एक वृत्तखंड ऐसा है, तीनों की जगह पे हम एक वृत्तखंड ऐसा ले सकते हैं जो केंद्र पे 180 अंश का कोण बनाता है, और केंद्र पे 180 अंश का कोण कौन बनाता है, अर्धवृत्त, यानी कि आपका हाफ πr², क्योंकि तीनों की त्रिज्याएं बराबर है, यानी हाफ πr², वही मैंने करके दिखा दिया। चलो फटाक से निकाल के दिखाओ। साइड ऑफ स्क्वायर 17% घटाई गई, एरिया में कितने का चेंज होगा 17 17 34, 34 में से कितना घटेगा 2.89, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, उसका 34 में से 2.8 32 से थोड़ा कम, कितना 32 से 0.89 कम 31.11। कहा कि एक साइड 13, एक डायगोनल 24, एरिया निकालना है। अगर साइड 13 है तो आपको क्या काम करना है 4 टाइम्स ऑफ a², यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 13 का स्क्वायर बराबर d1² + d2², d1² + d2², d2 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर। अब आपको बताइए 4 × 13 का स्क्वायर लिखे हैं हम, 2 का स्क्वायर × 13 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 13 26 का होल स्क्वायर लिख ले। अगर ये 26 है 24 है तो d1 कितना हो जाएगा 10, एक डायगोनल 10 है, एक दूसरा डायगोनल 24, एरिया क्या होता है हाफ इंटू d1 × d2, यानी कि 10 × 24, 10 × 24 240 का आधा 120 आंसर हो जाएगा।
ये प्रश्न कितनी बार बता चुका हूँ, 150 बार, और 150 बार पूछा भी गया है। मैंने बताया कि अगर APB 142 दिया गया हो तो OAB कितना होता है, इसका आधा, यानी फिर से लिख रहा हूँ OAB बराबर कितना हो जाता है, APB का आधा यानी कि 71 अंश। कब? जब एक वृत्त हो, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हो, ये वाला एंगल दिया गया हो। अगर आपसे ये वाला एंगल पूछा जाएगा तो ये इस वाले एंगल का यानी 2 थीटा अगर ये वाला हो तो ये वाला थीटा हो जाता है। 500 बार बता दूंगा, दिमाग में छप जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल की अगर लंबाई और चौड़ाई को L और B माने, पेरीमीटर स्क्वायर का 4A हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आधा है। ठीक है, कहा गया स्क्वायर का 40 है तो रेक्टेंगल इसका दूना हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B आपको दिया गया है, 40 दूना 80, यानी L प्लस B आपका हो गया 40, राइट। अब कहा गया कि जो इसकी चौड़ाई है वो लंबाई की 2/3 है, यानी कि ये जो है वो लंबाई की, अगर लंबाई 3x है तो ये 2x हो जाएगी। ठीक है, यानी कि L प्लस B 40 है, यानी कि 3x प्लस 2x 40, यानी 5x बराबर 40, यानी x बराबर 8। आपसे निकालने को क्या कहा गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3x गुणे 2x, यानी 6x स्क्वायर, यानी 6 गुणे 64, यानी कितना हो जाएगा 384, राइट। अगर याद हो तो ये प्रश्न भी मैंने करवाया है इसी तरह का। BD परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये B है, ये D है, ये सॉरी B है, ये A है, ये C है। BD को AC पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये BD हो गया। अब आपसे क्या कहा गया, कहा गया कि E एक पॉइंट BC पे इस प्रकार से, E यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपसे कहा गया इस प्रकार से कि BEA जो ये वाला एंगल है वो x है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये 90 डिग्री। आप कहा गया EAC बराबर 62 है, EAC बराबर 62, ये वाला 62 हो गया, 62 है। ठीक है, और कहा गया EBD यानी कि ये वाला एंगल कितना है, EBD कितना है, EBD आपका है 60 अंश। अब अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। या आप ऐसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दो तरीके से कर सकते हो। ये 90 है, ये 62 है, तो ये 28 हो जाएगा। अगर ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। ये 60 है, ये 28 है, तो दोनों मिलकर 88, यानी इसको अपने आप 92 होना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था कि 4 वाला आएगा और 25 के लास्ट शिफ्ट में, 25 के लास्ट शिफ्ट यानी कि 23, 24 और 25 3 दिन पेपर हुए थे, उसके लास्ट शिफ्ट यानी छठी शिफ्ट का पहला प्रश्न है। कहा गया कि इंटरनल लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम 12, 8 और 10 है। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ओनली ऑल 4 वॉल्स, यानी कि केवल 4 दीवारें रंगनी है। 4 दीवारें रंगनी होंगी तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H इतना ही रंगना होता है। पुट कर दो तो 2 गुणे L प्लस B 12, 8 20 गुणे 10 200, 200 दूना 400, 400 मीटर स्क्वायर रंगना है। 1 मीटर स्क्वायर को 25 रुपये लगता है, तो 400 को 400 गुणे 25 यानी कि 10,000 रुपये लगने हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मैंने बताया था ना। कहा गया द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज दिस वन, सरफेस एरिया। आपको वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का पता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहाँ पे आर रेडियस। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको 4 पाई आर क्यूब दिया गया, 4/3 पाई आर क्यूब 4851 दिया गया है, तो आपसे निकालने को कहा गया है। ठीक है, अब देखिएगा 4/3 गुणे 22/7 कर लो और गुणे आर क्यूब लगा दो, सीधे सीधे अभी आंसर निकल आएगा। मैं थोड़ा सा चापलूसी नहीं बताऊंगा कि आप चालू बनने लग जाओ। 11 दूना 22 करना और 11 से काट देना, ये आपका 441 हो जाएगा। 3 से 21 गुणे 441 में लग जाएगा, यानी ये 21 का क्यूब बन जाएगा। और 4 दूनी 8 आर क्यूब, यानी कि ये 2r का होल क्यूब बराबर दिया गया 21 का क्यूब, यानी 2r बराबर 21, यानी r बराबर 21/2 मिल जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पे समझदारी ना करते, आपको यहाँ ना दिखता कि 441 21 का स्क्वायर, उसमें 21 का गुणा 21 का क्यूब बनाएगा, तो आपसे वो प्रश्न होने में थोड़ी कठिनाई होती। अब यहाँ पे r बराबर 21/2 पुट कर दो, यानी हो गया 4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 441/4 आपका करना है। 4 4 कट जाएगा, 7 से कटेगा 63 हो जाएगा। 22 गुणे 63 22 66, 22 1 132 और 6 138। तो आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये प्रश्न अभी तक का मुझे इनकी ज्योमेट्री का सबसे अच्छा प्रश्न लगा है। कहा इन अ सर्कल बी सेंटर ओ, AD इज अ डायमीटर एंड AC इज अ कॉर्ड। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न मैं बना दूंगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वृत्त पहले अच्छा से बना लूँ। कहा गया एक वृत्त है जिसका डायमीटर AD है और उसकी जीवा AC है। ये AD है और इसकी जीवा AC है। ठीक है, जीवा AC बना दो, ये मान लेते हैं AC। ठीक है, कहा गया कि O सेंटर है, O यहाँ पे मान लो सेंटर है आपका। ठीक है, अच्छा O सेंटर है, मतलब ये ऐसे कोई बिंदु होगा। कहा गया पॉइंट B AC पे इस प्रकार से, यानी ये पॉइंट B है जो AC पे इस प्रकार से है कि OB बराबर 7 है। OB को ड्रा कर दीजिए और OB बराबर 7 आपको दिया गया है। ठीक है, OB बराबर, यहाँ पे मैं धीरे से लिख दे रहा हूँ 7। ठीक है, 7, 1 मिनट, 7। अब कहा गया OBA जो एंगल है ये आपका 60 अंश है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं ये 60 अंश है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। DOC आपका जो एंगल है, DOC बोले तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आपका 60 अंश है, ये भी 60 अंश है। अब आप देखिएगा, आपको BC की लंबाई बतानी है, ध्यान से देखिएगा।
अगर डीसी जीवा द्वारा इस जीवा को मैं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ड्रा करूं तो डीसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे केंद्र पे बना कोण 60 अंश है, यानी कि सेंटर पे सबटेंडेंट एंगल 60 है, तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि पे बना कोण इसका आधा यानी कि 30 अंश हो जाएगा। अब आपको पता है ये 60 है ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 30 90 यानी कि 90 हो जाएगा। अब आपको पता है एंगल मतलब AOD को देखो, एंगल AOD को एक 90 एक 60 एक, ये कितना हो जाएगा 90 60 90 60 150, तो ये कितना हो जाएगा ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। आप देखो ये 60 है, अगर ये 60 इसका बाह्य कोण है, कौन सा वाला देखो ये वाला 60 जो है ये ट्रायंगल OBC का बाह्य कोण है, तो अगर एक कोण 30 है तो ये वाला कोण भी 30 हो जाएगा। अब अगर ट्रायंगल OBC को आप देखो तो इसके दो कोण बराबर हैं, ये वाला भी 30 है ये वाला भी 30 है, यानी अगर मैं ट्रायंगल OBC को ऐसे बनाऊँ ये आपका O बन रहा है, ये B बन रहा है, ये C बन रहा है, आपका एंगल O जो है वो एंगल C के बराबर है, यानी कि आपकी कौन सी भुजा ये BC बराबर हो जाएगी। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी BC बराबर हो जाएगी OB, और आपको OB ऑलरेडी पता है 7, तो BC बराबर भी 7 हो जाएगी। बस काम खत्म हो जाएगा, समझ आ गया। कहा रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 2:7। टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है 4πr² और वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। इनका जो अनुपात है वो 2:7 है। रेडियस निकालनी 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई ये वाली 4 पाई की बात होने लगी, ठीक है। ये वाली देखो, ये वाली 4 पाई याद है किसी को, सबको याद होगी, थोड़ी सी इस तरह नहीं होती इस तरह से होती है, ये देखो इस तरह से होती है, ठीक है। अब देखो ये 4 पाई से 4 पाई 4 पाई से 4 पाई कट गया, R² से इसका पावर कट जाएगा, यानी आपका हो गया 3/r बराबर 2/7, यानी R बराबर हो जाएगा 7 या 21/2, यानी R बराबर 10.5। मैं कह रहा हूँ कि आप 4πr² याद रखो टोटल सरफेस एरिया, 4/3πr³ निकालो वॉल्यूम। ये प्रश्न ऐसे बात में कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो अगर आप पढ़ोगे लिखोगे साहब बनोगे तो आपके लिए वो फायदा होगा। आपकी परीक्षा है, मुझे क्यों टेंशन हो रहा है, क्यों पता है, क्योंकि मैंने वादा किया था आपसे, और आपने जो खुद से वादा किया है उसको पूरा करने के लिए, या आपने अपने मम्मी पापा जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं उनसे जो वादा किया था वो पूरा करने के लिए अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो समझ सकते हो आप कितनी बेईमानी कर रहे हो। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एग्ज़ाम से पहले, मैंने प्रोवाइड कर दिया। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पे पैसे हैं, मेरे पे मतलब ठीक ठाक फैमिली से हूँ, मेरे पे ये भी है, नौकरी भी अभी मिल गई है, UPSC भी भगवान की दुआ से अच्छा चल रहा है, आप लोगों के आशीर्वाद से, तो मैं क्यों कर रहा हूँ यूट्यूब से पैसे के चक्कर में। यार अगर मैं बताऊँ रियलिटी तो यूट्यूब के पैसे से मेरे फ़ोन का खर्चा निकल पाएगा, बस समझ रहे हो। फ़ोन वो भी नया iPhone नहीं ले पाऊंगा, समझ रहे हो। तो देखो कहा कि ABC में A बराबर 54 अंश, I इन सेंटर है तो मेजर BIC। आपको पता है BIC क्या होता है 90 + A/2, यानी 90 + 54 का आधा 27, 90 + 27 170। और ये करने का तभी फ़ायदा होता, मतलब यूट्यूब का कुछ लोग फ्री में इस वजह पढ़ाते हैं ताकि उनको पेड कोर्स बेचना है। आपको पता होगा कि मैं पेड पढ़ा भी नहीं सकता ना, मैं पढ़ाना, मैंने शुरू से जब से 2 साल 2.5 साल हो गए चैनल को, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं पेड पढ़ाऊँ, हमेशा मना करता हूँ पेड पढ़ाऊँ। और नौकरी में आने के बाद आपको ऐसे भी पता होगा कि पेड आप पढ़ा भी नहीं सकते। तो भगवान ने मुझे इसी वजह से नौकरी भी में भी दी हो कि मैं यूट्यूब से पेड पढ़ाऊँ, उससे ज़्यादा मैं नौकरी में कमा लूँगा, मेरी सैलरी अच्छी रहेगी, मैं कैरियर ग्रोथ भी रहेगी, ठीक है। बस ये हॉबी के लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अगर आप लोग अपने से बेईमानी कर रहे हो तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। 2 साल बाद रेडी लगाना, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का रेडी भी लगाने लायक नहीं बचता, क्योंकि शर्म आती है। वो 200 रुपये कमाने मतलब दिन में आपका खर्चा आपकी फैमिली का कि नमक रोटी खा लो, चावल और सब्जी खा लो, वो पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबकी लाइफ होगी, लेकिन कुछ लोग जो तुम लोग हो जिनको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, वो लोग तो कम से कम कान फाड़ के सुन लो कि हिम्मत अगर जरा सी भी है ना, मर नहीं रहे हो तो मेहनत करो, नौकरी पाओ, ठीक है। कंपटीशन ऐसे आसानी से नहीं निकलेगा, अगर आपने जी जान लगा दी तो डेफिनेटली निकलेगा। प्रश्न देखिएगा, कहा कि A एंड B बी 2 सिलेंडर सच दैट कैपेसिटी ऑफ A इज सेम एज कैपेसिटी ऑफ B, यानी कि वॉल्यूम दोनों का V ऑफ A यानी वॉल्यूम ऑफ A वॉल्यूम ऑफ B के बराबर है। कहा गया द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ A एंड B, जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा, यानी R1 और R2 कुछ 1:4 है, यानी कि इसकी रेडियस अगर R है तो इसकी रेडियस 4 है, तो इनकी हाइट्स का रेशियो का। अब देखो अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम बराबर है तो आपको पता होना चाहिए कि 1πr² H जो होगा वो बराबर हो जाएगा पाई इंटू 4r H1 मान लो 4r² 16r² इंटू H2 के। अब आपको निकालना क्या था H1/H2, r² कट गया, यानी H1/H2 बराबर हो जाएगा 16/1। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रेडियस का अनुपात 1:4 है तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि H1/H2 हो जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर, यानी कि R1/R2 1/4 था तो R2/R1 4/1 और 4/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/1। समझ आ गया।
तो समझ लो भैया, आपको साहब बनना है, आपके फ़ायदे की बात है, उसी के लिए मैं थोड़ा डांट भी देता हूँ। अगर आपको बुरी लग रही हैं बातें, ठीक है, लगनी चाहिए, बुरी लगे उसके बाद पढ़ो, मुझे गाली दे दे के पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, बस आपको नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ पी क्यू आर प्रोड्यूस टू एस एंड टी बाइसेक्टर। आप देखो बाहरी बाइसेक्टर हैं, एस क्यू आर और टी आर क्यू दोनों बाहरी बाइसेक्टर हैं, और दोनों मिलते हैं और वहाँ पे एंगल 59 बनाते हैं। तो पी की वैल्यू आपको पता होगा कि जो बाहरी बाइसेक्टर मिलते हैं वहाँ पे कितना एंगल बनता है, 90 माइनस एंगल पी बाई टू, ये बराबर दिया गया 59, यानी हम कह सकते हैं पी बाई टू 41, कितना हो जाएगा 31, यानी पी बराबर 62 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको अगर याद होता, जो मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया था, तो ये आपको कई क्वेश्चन करवा के जाता। ये प्रश्न भी है, इस तरह का भी प्रश्न कर चुके हैं। कहा गया द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 9√2। अगर डायगोनल 9√2 है, साइड 9 हो जाएगी, यानी कि पेरीमीटर 36, यानी कि बेस कितना हो गया 36। एंड सेकंड चीज इज गिवन, एंड सेकंड थिंग इज गिवन, इट्स साइड इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 144। एरिया 144 यानी साइड 12 और उसके बराबर हाइट है, यानी हाइट बराबर 12 होगी। अब आपको एरिया निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 36 इंटू 12, यानी 18 इंटू 12, यानी 216 आपका आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देख लो, कहा गया टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अच्छा प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न होगा। देखिएगा, दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से, कुछ रेडियाई अलग अलग है तो इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं। अगर इनकी कॉमन कॉर्ड की जो लंबाइयाँ हैं, ये वाली लंबाइयाँ नहीं, लंबाई जो है, मान लो पहले का सेंटर ये दूसरे का सेंटर है, ये O2 है, ये O1 है, ठीक है। ये लंबाई आपको त्रिज्या दी गई 15, ये लंबाई आपको दी गई कितनी 10, ठीक है। आपको इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आप देखिएगा, आपको पता है अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तभी इनके बीच की डिस्टेंस निकलेगी। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपको, अगर ये कॉर्ड ए और बी हो तो ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा। ए बी पूरा देखो, कॉमन कॉर्ड की लंबाई 16 है, यानी इसकी लंबाई 8 हो जाएगी। यानी ये वाला अगर एम की बात करें तो ए एम की लंबाई 8 हो जाएगी। आपको पता है ये 15 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा O1M कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 225, 15 का स्क्वायर 225 में से 64 घटेगा, 225 माइनस 64 यानी 161, अंडर रूट का 161 हो गया। और अगर मैं बात करूँ O2M की, तो यहाँ से O2M कितना हो जाएगा, एक 10 है, एक 8 है, तो O2M 6 हो जाएगा, यानी O2M हो गया 6। अब पूरी O1 O2 निकालना है, यानी O1 O2 बराबर हो जाएगा O1M प्लस MO2, यानी कि हो जाएगा रूट 161 प्लस 6, या हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 161। तो ये भी आपका आंसर आ गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लास्ट में मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि आप लोग, गुड लक आप लोगों के लिए, आपके हर अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ें, ज़रूर सफल होंगे। देखो, सफलता ज़रूरी नहीं कि आपको फर्स्ट डे मिल जाए, ठीक है। मैं एक बात और बता रहा हूँ कि आप जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे कोई व्यक्ति और फेलियर के साथ है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे सीजीएल किसी कारणवश नहीं निकला होगा, मुझसे निकल गया, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत करी है, मैं ये कह रहा हूँ, और ना मैं उनको मूर्ख समझ रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना कि उसने इतने उसका जो अनुभव है ना, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने सीजीएल 17 में बताया ना कि मेरा इतने कम नंबर से रुका था, कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट लव था, और कह सकते हो बहुत कुछ था मेरी ज़िंदगी में। मतलब ऐसे कह सकते कि उसकी वजह से तमाम रिपुटेशन मिली थी, ये वो फलाना, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा, फिर अचानक से बाहर होना, तो वो सारी चीज़ें, फिर वो फेज, फिर उससे उठना, तो वो सबकी लाइफ में आएगा। अगर आप अभी लो फील कर रहे हो ना, लो, आपके कैरियर में अभी तक सफलता नहीं मिली है, सक्सेस जिसको आप सो कॉल्ड सक्सेस जो होती है वो नहीं मिली है, आप मान लेना कि यहाँ से आप बाउंस करोगे ऊपर की तरफ, बाउंस बैक। जितनी जल्दी मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी करोगे, समझ रहे हो, यानी जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी आप बाउंस बैक कर पाओगे। और डेफिनेटली अगर आप लगे रहे तो जो भी पोस्ट, इवन यूपीएससी भी, अगर आप कंटिन्यूसली लगे रहे, मैं खुद के बारे में कहता हूँ, अगर मैं खुद कंटिन्यूसली लगा रहा यूपीएससी, तो एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, 2-3, मतलब हो ही जाना है। अगर आप 6 महीने ढंग से एसएससी के लिए पढ़ लो मेरे भाई, कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता आपको टॉप रैंकर बनने से। गुड लक, आप अच्छे से जाके एग्ज़ाम फोड़ के आओ। मेरी बेस्ट विशेस, गुड लक, सब कुछ है डिस्क्रिप्शन में, तमाम सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तमाम सारी प्लेलिस्ट इधर भी दिख रही होंगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। गुड लक, लव यू ऑल।